धनबाद की धरती के भीतर दबा काला सोना यानी कोयला जितना कीमती है, उसके ऊपर का इतिहास उतना ही रक्त रंजित रहा है। कोयले ने यहाँ की मिट्टी को सिर्फ काला ही नहीं बल्कि रक्त रंजित भी किया है। नोटों की चाहत और वर्चस्व की ऐसी जंग जिसने कभी लाठियों के दम पर मजदूरों को हांका तो कभी अत्याधुनिक बंदूकों से समानांतर सरकार चलाई। आज के संगठित अपराध की जड़ें असल में दशकों पुराने उस माफिया कल्चर में छिपी हैं, जहां कोयला मालिकों के मुखौटे ही यहां के असली कानून बन गए थे। धनबाद में 1960 के समय लठैतों के दौर से संगठित अपराध तक का सिलसिला आज भी कायम है। आज कोयला माफिया सरकार और हुक्मरानों के करीबी बनकर उसी तरह कोयले की लूट कर रहे हैं जैसे कोल इंडिया के अधीन होने से पहले कंपनी राज में लूट की जाती थी। तरीका एक ही जैसा है, बस आधुनिक युग में कोयले के लुटेरे अपग्रेड हो गए हैं। मौजूदा समय में धनबाद जिले के बाघमारा, निरसा, झरिया समेत कई इलाके अवैध कोयला उत्खनन के लिए हिट लिस्ट में शामिल हैं। यहां कोयला माफियाओं के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है, फिर चाहे कोई जिला प्रशासन या पुलिस के अधिकारी हों या फिर BCCL या CISF के जवान या अधिकारी। कोयला माफिया इन पर टूट कर पड़ जाते हैं, जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन कोयला माफियाओं का कुछ नहीं होता। हां, दिखावे के लिए केस दर्ज किया जाता है, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। 2025 में जून जुलाई के समय बाघमारा में पुलिस के एक DSP पर कोयला माफियाओं ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इससे पहले CISF की एक महिला अधिकारी समेत 8 जवानों पर कोयला माफियाओं ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। अभी हाल ही में झरिया के बोर्रागढ़ में कोयला माफियाओं ने एक SI और उनकी पत्नी के साथ बीच सड़क पर मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी की पत्नी के साथ बदसलूकी की गई। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के पास हाथ जोड़ती रही, लेकिन हुआ बस वही जो वर्षों से होता रहा है, बस खाना पूर्ति। ये एक उदाहरण है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो धनबाद में लगभग हर दिन घटती हैं। अब सवाल उठता है कि धनबाद में कोयला माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? कहां से इन्हें इतनी शक्ति मिलती है जो किसी को भी अपना निशाना बना देते हैं? इन्हें कानून का डर क्यों नहीं है? बीते मंगलवार को देर रात भी गिरिडीह जिले में बेखौफ कोयला चोरों ने CCL के सुरक्षा गार्ड पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग घायल हैं। कोयला माफियाओं का ये तरीका भी ठीक उसी तरह का है जैसे धनबाद के कोयला माफियाओं का अब तक रहा है। कोयला माफियाओं की इस दबंग प्रवृत्ति और हिंसक मानसिकता को समझने के लिए धनबाद के पिछले 60 सालों के इतिहास को खंगालना होगा। इसमें जो सच्चाई निकल कर आती है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। कोयले में वर्चस्व और अवैध कारोबार की कहानी आज से 60 साल पहले ही लिखी गई थी। आज का आपराधिक इतिहास भी ठीक उसी तरह चल रहा है जैसे 1960 के दशक में था। 1960 के समय यूपी और बिहार में एक कहावत खूब मशहूर थी कि यहाँ नोट हवा में उड़ते हैं, बस पकड़ने की अक्ल होनी चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन उड़ते नोटों को पकड़ने की चाहत ने इस पूरे क्षेत्र को अपराध और आतंक की ऐसी भट्ठी में झोंक दिया जिसकी आंच आज भी महसूस की जाती है। कोयले की कालिक से उपजा ये माफिया राज कोई रातों रात खड़ा हुआ तंत्र नहीं है, बल्कि ये दशकों के शोषण, राजनीतिक शह और वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। 1960 के दशक से पहले जब कोयला खदानें निजी हाथों में थीं, तब अपराध का स्वरूप आज जैसा जटिल नहीं था। उस दौर में खदान मालिक मजदूरों से जबरन काम लेने और उन्हें डराने धमकाने के लिए लठैत पालते थे। ये लठैत खदान मालिकों के मुख्य हथियार होते थे, जिनका काम उत्पादन बढ़ाना और विरोध के स्वर को दबाना था। इसी दौर ने धनबाद में उस बाहुबल की नींव रखी जो आगे चलकर संगठित माफिया के रूप में विकसित हुआ। वो समय BP सिन्हा के वर्चस्व का था। प्रशासन से लेकर सरकार तक उनकी तूती बोलती थी।
जैसे जैसे रेल संपर्क बढ़ा और बोकारो सिंदरी जैसे औद्योगिक केंद्रों की चर्चा फैली, धनबाद अपराधियों के लिए एल डोराडो यानी सोने की लंका बन गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी नाम बदलकर यहाँ की कोलियरियों में मजदूर बनकर रहने लगे। धनबाद के पुराने लोगों के अनुसार उस समय कोयला माफियाओं के पाले अपराधी स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देते और फिर वापस अपने राज्यों में सुरक्षित छिप जाते थे। 1960 से 1972 के बीच अपराध का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा, उसने धनबाद की सामाजिक संरचना को बदल कर रख दिया। कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले दर्जनों लोगों की हत्याएं हुईं। कई लोगों के शव जलते कोयले के बॉयलर में झोंक दिए गए, तो कई लोगों को खदान के अंदर ही दफन कर दिया गया, जिसे फिर कोई नहीं ढूंढ पाया। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण 1971 से 73 के बाद उम्मीद थी कि स्थितियां बदलेंगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूर संगठनों की बाढ़ आ गई। जल्द ही इन संगठनों का अपराधीकरण शुरू हो गया और यहीं से समानांतर सरकार चलने की परंपरा शुरू हुई। रात के सन्नाटे में पत्थर मारकर दरवाजे तोड़ने वाले डकैत अब सूट बूट पहनकर ठेकेदारी और रंगदारी के बड़े खेल में शामिल हो गए। धनबाद का इतिहास बीपी सिन्हा और सूर्यदेव सिंह के बीच की तनातनी के बिना अधूरा है। कभी सिन्हा के समर्थक रहे सूर्यदेव सिंह ने जब अपनी अलग राह चुनी, तो कोयलांचल ने वो दौर देखा जहां गोलियां बात करती थीं। फौज की नौकरी छोड़कर आए लोग माफिया समूहों में भर्ती होने लगे और अत्याधुनिक हथियारों ने लाठियों की जगह ले ली। बीपी सिन्हा की हत्या ने इस वर्चस्व की जंग में अंतिम मोहर लगा दी। उनकी मौत के बाद सूर्यदेव सिंह का उदय हुआ और धनबाद में किंग मेकर की भूमिका में एक नया नेतृत्व उभरा, जिसने राजनीति और अपराध के गठजोड़ को नई ऊंचाइयां दी, जो आज भी कायम है। आज भी धनबाद का कोयलांचल उसी रक्त रंजित विरासत का बोझ ढो रहा है। अपहरण, रंगदारी और वर्चस्व की ये लड़ाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कोयलांचल में अपराध की जड़ें इतनी गहरी हैं क्योंकि इनके पीछे नोटों की वो चाहत है जो कभी खत्म नहीं होती। जब तक कोयले के वैध अवैध कारोबार में पारदर्शिता नहीं आएगी और राजनीतिक संरक्षण का खात्मा नहीं होगा, तब तक धनबाद की हवाओं में बारूद की गंध और कोयले की कालिख बरकरार रहेगी।